हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट ग्रो जेकेएसएसबी। तो कैसे हो भाई लोग आप सब? हाल चाल बता दो भाई लोग अपने। यहाँ पे जस्ट ग्रो जेकेएसएसबी। ठीक है। तो बड़ी एज यू नो कि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्जाम मार्च के मंथ में होने वाला है। ठीक है। और तुम में से बहुत सारे लोग फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का एग्जाम दे रहे हो जेकेएसएसबी 2026 में। ठीक है भाई। और तुम में से बहुत सारे लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर हमें इन्वायरमेंट पढ़ा दीजिए। ठीक है। आज की इस क्लास में हम कंप्लीट इन्वायरमेंट को हम स्टडी करेंगे। इससे वीडियो के अलावा तुम्हें कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। इन्वायरमेंट को डिटेल्ड सिलेबस को मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा इस पूरी वीडियो में। एक स्लेब वीडियो के माध्यम से हम पूरा इन्वायरमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो करते हैं भाई हम आज की हमारी क्लास की शुरुआत बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले मैं तुम लोगों को स्लाइड्स दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार की भाई स्लाइड्स रहने वाली है तुम्हारी। ठीक है। तो सिलेबस के हिसाब से चलेंगे हम। ठीक है। कोई खुद से कुछ नहीं, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें सिलेबस के हिसाब से। सिर्फ पहली चीज जो मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा वो है बेसिक टर्म्स, बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स। ये मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे जर्नल इश्यूज ऑन एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे, उसके इंपैक्ट्स। ये सेम भाई तुम्हारा सिलेबस है। ठीक है। और इसी सिलेबस को हम इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो रहने वाली है, लेंथी वीडियो रहेगी। तो मुझे नहीं पता कितना टाइम लेगा ये, 1 घंटा 2 घंटे, बट द थिंग इज कंसिस्टेंसी दिखाना अपनी। और ये वीडियो को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके कमेंट कर देना कि सर मैंने वीडियो कंप्लीट कर ली है। ठीक है। तो करें भाई स्टार्ट। तो चलो भाई आ जाओ, फिर करते हैं हमारी आज की हमारी वीडियो की शुरुआत। ठीक है। सबसे पहले मैं तुम लोगों को चलते हैं हम बेसिक टर्म्स पे। ठीक है। इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट समझेंगे और उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे। ठीक है। सिंपल डेफिनेशंस, बिकॉज बहुत सारे लोगों को बेसिक में दिक्कत आ जाती है। ठीक है। उसी बेसिक की दिक्कत को तुम्हारी दूर करने के लिए हम बेसिक टर्म्स को पहले अच्छे से स्टडी कर लेंगे। ठीक है। अब आ जाओ भाई, इन्वायरमेंट होता क्या है? इन्वायरमेंट क्या होता है? एवरीथिंग सराउंड अस, एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। जो भी तुम्हारे इर्द गिर्द है, चाहे वो हवा है, पानी है, लैंड है, प्लांट्स है, एनिमल्स हैं, यानी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जितने भी हैं, जितने, वो सारे किस में आते हैं? एक इन्वायरमेंट में आते हैं जो कि तुम्हें सराउंड करता है। ठीक है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें ये क्लास की स्लाइड्स कैसी लग रही है। ठीक है। भाई बहुत मेहनत लगी है इनको बनाने में। ठीक है। अब सेकंड आता है इकोलॉजी। अब इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी होती है स्टडी ऑफ हाउ लिविंग बीइंग इंटरैक्ट विद ईच अदर। जब जैसे फॉर एग्जांपल एक लिविंग थिंग है ये, जैसे ये कैसे मतलब कि इंटरैक्ट करता है अपनी सराउंडिंग से। ठीक है। ईच अदर, एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट करता है और सराउंडिंग से कैसे इंटरैक्ट करता है, उस चीज को हम कहते हैं इकोलॉजी। ठीक है। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि ये क्या होती है बेसिक टर्म्स। ठीक है। अब आ जाओ भाई, फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है? थर्ड टर्म आती है इकोसिस्टम। क्या होता है आइए देखते हैं। प्लेस वेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स इंटरैक्ट। एक ऐसी प्लेस जहां पे लिविंग थिंग्स भी इंटरैक्ट करती हैं और नॉन लिविंग्स भी, किसके आपस में। ठीक है। बायो से याद रखना, बायो मतलब होता है लाइफ। बायोटिक फैक्टर्स देखते हैं और एबायोटिक। बायोटिक में आते हैं लिविंग और एबायोटिक में कौन से आते हैं? नॉन लिविंग। बिल्कुल भाई बेसिक से पढ़ेंगे हम। ठीक है। अब बेसिक से लेके पूरा सिलेबस तुम्हारा एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है। अब बायोटिक में कौन कौन से आते हैं? लिविंग थिंग्स आती हैं इन एन इन्वायरमेंट। अब कौन कौन सी होती है लिविंग थिंग्स बायोटिक फैक्टर्स में? जो आती हैं प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, बैक्टीरिया। ठीक है। फिर आता है एबायोटिक फैक्टर्स। अब एबायोटिक फैक्टर्स में कौन कौन आता है? नॉन लिविंग थिंग्स आती है इन्वायरमेंट की। कौन कौन सी होती है? एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, सनलाइट, सॉइल और टेम्परेचर। ठीक है। ये दो दो बार हो गया बट ठीक है। ये सारी हो गई नॉन लिविंग थिंग्स और ये हो गई लिविंग थिंग्स। ये होते हैं बायोटिक फैक्टर्स और ये होते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। याद रखना, बायोटिक मतलब लाइफ से रिलेटेड, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, नॉन लाइफ से रिलेटेड। ठीक है भाई। चले आगे। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या होता है आइए देखते हैं। द पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट, लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। अब बायोस्फीयर क्या होता है? एक ऐसा पार्ट अर्थ का जहां पे लैंड लाइफ एग्जिस्ट करती है, लैंड, वाटर और एयर टुगेदर जहां पे। ठीक है। डायग्राम बताना भाई कैसी है। अब हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट होता है द नेचुरल होम ऑफ अ प्लांट और एनिमल, चिड़िया का घोंसला जैसे। ठीक है। अब आ जाओ एट। अब एट क्या होता है? एट होती है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन क्या है?
अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन वन एरिया, ठीक है। अब जैसे ये हिरन है, एक जैसे हिरन है, एक जगह पे रह रहे हैं झुंड बना के, तो वो क्या होगा, हिरन की पॉपुलेशन, ठीक है, ग्रुप काइंड ऑफ। फिर आता है कम्युनिटी। अब कम्युनिटी क्या होती है, याद रखना भाई, पॉपुलेशन और कम्युनिटी में फर्क होता है। जहां पे पॉपुलेशन होता है एक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। कम्युनिटी में क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, हिरन भी है, पेड़ भी है, चिड़िया भी है, मतलब बर्ड्स भी है, हर वो चीज, मतलब ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी में होते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन में सिर्फ हम एक ही ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है बटी, चलिए आगे। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या है, फूड चेन। अब फूड चेन क्या होती है, फूड चेन होता है शोज हाउ एनर्जी पासिस फ्रॉम वन लिविंग बीइंग टू अनदर, ठीक है। जैसे मतलब कि एक लिविंग बीइंग से दूसरे लिविंग बीइंग में एनर्जी कैसे पास जाती है। घास को कौन खाता है, डियर खाता है। हिरन को कौन खाता है, टाइगर खाता है। तो मतलब कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना, उसी को हम कहते हैं फूड चेन। फूड वेब क्या होता है, मैनी फूड चेन्स कनेक्टेड टुगेदर, जब बहुत सारी फूड चेन्स कनेक्टेड हो, उसी को हम क्या कहते हैं, फूड वेब, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, प्रोड्यूसर कौन होता है, डिकम्पोजर कौन होता है, और कंज्यूमर कौन होता है। प्रोड्यूसर कौन होता है, ऑर्गेनिज्म दैट मेक देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे तुम। हाँ, डिकम्पोजर, ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो मतलब कि अपना खाना किस पे रिलाई करते हैं वो, डेड प्लांट्स और एनिमल्स पे, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, ठीक है। फंगाई की सेल वॉल किसकी बनी होती है, कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है। कंज्यूमर में याद रखना, जो कि अब किसी पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन अदर, जैसे कि तुम लोग हो, तुम लोग किसी पे अपना खाना डिपेंड करते हो ना, ठीक है, चाहे वो ह्यूमंस है चाहे एनिमल्स है, मतलब खुद खुद तो बनाते नहीं है ना खाना, किसी के ऊपर डिपेंड है। अब ऐसे तुम लोग बोलोगे नहीं भाई हमारे घर पे खाना तो खुद ही बनता है, ठीक है, घर वाले खुद बनाते हैं, भाई वो वाला खाना नहीं मैं कह रहा, मैं जस्ट ये कह रहा हूँ जो तुम मतलब पेड़ों से ले रहे हो, जैसे पत्ता गोभी खाते हो तुम, कॉलीफ्लावर खाते हो, तो वो तो कोई पेड़ ही तुम्हें दे रहा है ना, कॉलीफ्लावर का प्लांट ही दे रहा है ना, खुद से तो नहीं लगा पा रहे कॉलीफ्लावर, ठीक है। अब चले भाई आगे। अब लास्ट में एक चीज पढ़ लेते हैं, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस देख लेते हैं। वेदर क्या होता है, वेदर होता है डे टू डे कंडीशन। अब तुम मोबाइल पे चेक करते हो, मोबाइल पे तुम वेदर चेक करते हो, क्लाइमेट वेदर चेक करते हो हर डे का। मम्मी तुम्हें कहती है भाई बेटा सुन आज का वेदर कैसा है, तुम देख के बताते हो ना, मम्मी आज बारिश होने वाली है, मम्मी आज धूप है, ठीक है। और क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट होता है एवरेज वेदर ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड। अब जैसे हमारे जम्मू एंड कश्मीर में वेदर तुम लोगों को पता होगा अपना अपना कैसा रहता है। मैं चला गया भाई एक बार दिल्ली में, वहां पे मुझे एक बंदा पूछता कि भाई तुम कहाँ से हो, मैंने बोला भाई मैं जम्मू एंड कश्मीर से हूँ, कहता भाई वहां पे तो बर्फ पड़ती होगी। अब उसे कौन बताए भाई जम्मू में कहाँ से बर्फ पड़ने लगी, ठीक है। द थिंग इज एवरेज वेदर जो कि तुम्हारे इलाके का रहता है, चाहे वो सर्दी है गर्मी है या सेल्सियस में जैसा भी वेदर रहता है, ठीक है, उसको कहते हैं क्लाइमेट। अब लास्ट ये देख लेते हैं, नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं भाई। नेचुरल रिसोर्स थिंग्स वी गेट फ्रॉम नेचर, जो नेचर प्रकृति ने हम तुम लोगों को दिया है, ठीक है, पर तुम उसका अच्छे से यूज नहीं करते हो। पानी प्रकृति ने दिया है, तुमने इसको अच्छे से पोल्यूट किया है। कोल, ठीक है, फॉरेस्ट और मिनरल्स। ये था भाई हमारा एंड ऑफ टॉपिक किसका, बेसिक टर्म्स का रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, ठीक है। अब देखते हैं भाई जर्नल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, यहां से हमारा स्टार्ट होता है, सिलेबस का पहला टॉपिक है ये, सिलेबस का पहला टॉपिक। तो भाई अच्छे से अपने, अगर तुम्हें नोट्स भी बनाने हैं तो अच्छे से नोट्स भी बना लेना अपने, ठीक है। पीडीएफ तुम्हें भाई मैं इसकी सेंड कर दूंगा, जस्ट ग्रो जेकेएसएसबी टेलीग्राम पे, जस्ट ग्रो जेकेएसएसबी के टेलीग्राम पे। अब तुम लोग बोलोगे भैया इसका लिंक कहाँ मिलेगा टेलीग्राम ज्वाइन करने का, तो वो तुम्हें मिलेगा वाईटी चैनल की डिस्क्रिप्शन में, वहां पे ज्वाइन कर लेना, और ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ वहीं पे मिलेगी, ठीक है। पहला टॉपिक कौन सा आता है तुम्हारे सिलेबस का, जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंट, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थी वो मैंने खुद से पढ़ाई थी। पहले बात करते हैं कि जर्नल इश्यूज इन्वायरमेंट पे क्या बढ़ते हैं, क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट पे जर्नल इश्यूज क्या है, ठीक है। देखो भाई सबसे पहला इशू क्या आता है इन्वायरमेंट में, हमारा क्लाइमेट चेंज का इशू आता है, जो कि आज के टाइम पे बहुत एक इंपॉर्टेंट इशू है, ठीक है, जिसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज मींस लॉन्ग टर्म चेंजेस इन टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न्स। तुमने एक चीज देखी होगी, पहले पहले सर्दियां कितनी एक्सट्रीम लेवल की होती थी, गर्मियां भी अच्छी होती थी, बट आजकल क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज खराब हो रहा है। सर्दियां कोई पता नहीं लग रहा भाई, सर्दियां अब फेब का महीना चल रहा है, गर्मी देख लो भाई कितनी हो रही है, ये फेब का मंथ है ये, ठीक है। और किसके कारण हो रही है, मेनली कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोल, ठीक है। सबसे पहला रीजन क्या पढ़ा हमने, क्लाइमेट चेंज। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट आता है
ग्लोबल वार्मिंग, अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, ठीक है, हमारे अर्थ में, जिसके कारण क्या बढ़ रहा है? ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है, ठीक है। अब ग्रीन हाउस गैसेस का मुझे तुम एग्जांपल कमेंट सेक्शन में दे देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन। और जो भाई कमेंट सेक्शन में सही एग्जांपल देगा उसका कमेंट में सबसे पहले पिन कर दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा इशू है। कैसे है? एयर पोल्यूशन हैपेंस व्हेन हार्मफुल रेज एंड गैसेस स्मोक मिक्स विद एयर। ये कैसे होता है एयर पोल्यूशन? जब हार्मफुल गैसेस और स्मोक एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो उसके कारण क्या होता है? एयर पोल्यूशन। अब कैसे होता है ये? व्हीकल्स, फैक्ट्रीज और बर्निंग वेस्ट से जो धुआं वगैरह निकलता है वो गैसेस में जाके और स्मोक में जाके मिक्स हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? एयर पोल्यूट हो जाती है, कॉज होता है एयर पोल्यूशन, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट आता है वाटर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूट हो रही है तो वाटर कैसे बिना पोल्यूट हुए रह सकता है? वाटर पोल्यूशन भी हो रहा है भाई। कभी दिल्ली जाके यमुना देखना एक बार, मतलब बहुत भाई मुझे समझ नहीं आती कि उसमें मतलब कि मेराइन इकोसिस्टम कैसे सर्वाइव कर रहा है, मेराइन स्पीशीज कैसे सर्वाइव कर रही है उसमें। मुझे नहीं लगता भाई वहां पे सर्वाइव कर सकती है कुछ, ठीक है। अब वाटर पोल्यूशन हैपेंस, कैसे वाटर पोल्यूशन होता है? वाटर पोल्यूशन हैपेंस व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस एंटर रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस। वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? जब हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि नदियों में, तालाब और ओशंस में तुम एंटर करते हो, ठीक है। जैसे ये एंटर होते हैं, अब कैसे क्या क्या होता है? वाटर पोल्यूशन किस कारण होता है? इंडस्ट्रियल वेस्ट को जब रिवर्स में फेंका जाता है, सीवेज का वेस्ट या प्लास्टिक का वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट आता है डिफोरेस्टेशन। अब डिफोरेस्टेशन क्या होता है? कटिंग डाउन फॉरेस्ट, मतलब पेड़ इतने लगाए नहीं जा रहे जितने काटे जा रहे हैं, ठीक है। कटिंग डाउन फॉरेस्ट इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड डिफोरेस्टेशन, ठीक है। इसका कैसे इफेक्ट है? वाइल्ड लाइफ खत्म हो रही है, रेनफॉल कम हो रहा है, क्लाइमेट इंबैलेंस हो रहा है भाई, याद रखना ये चीज। नेक्स्ट आ जाओ, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में लॉस हो रहा है, कैसे हो रहा है? व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डिसअपीयर और बिकम एक्सटिंक्ट इट इज कॉल्ड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मतलब अब जैसे पेड़ पौधे हैं नहीं, ठीक है। अब जैसे अरावली की बात कर रहे थे कि अरावली हम काट देंगे, ये भाई अरावली के इतने प्लांट्स और एनिमल्स कहाँ जाएंगे? वो एक्सटेंड हो जाएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे वो। तो द थिंग इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी एक बहुत बड़ा इशू है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, नेक्स्ट इशू देख लो भाई, डेजर्टिफिकेशन। अब डेजर्टिफिकेशन क्या है? व्हेन फर्टाइल लैंड टर्न्स इनटू अ डेजर्ट ड्यू टू ओवरयूज और क्लाइमेट चेंज। अब जब फर्टाइल लैंड कन्वर्ट हो जाए डेजर्ट में, उसे तुम लोग कहते हो डेजर्टिफिकेशन कहते हैं। अब इसका एग्जांपल अरावली अगर हम काट देते हैं, ठीक है, अरावली के इस साइड है राजस्थान, इस साइड है दिल्ली, हरियाणा, ठीक है। अब अगर अरावली अगर कट जाती, अरावली अगर फॉर एग्जांपल कट जाती, तो मतलब ये जो डेजर्ट एरिया ये और एक्सपैंड हो जाता, ठीक है। उसी चीज को कहते हैं डेजर्टिफिकेशन। अब नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है? वेस्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम। अब वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत की प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी एक समस्या है जो कि हम फेस कर रहे हैं बहुत टाइम से। कैसे? इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ गार्बेज कॉजेस लैंड, एयर एंड वाटर पोल्यूशन। अब इम्प्रॉपर डिस्पोजल जब भी होता है गार्बेज का, वो क्या कॉज करता है? लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन, ठीक है। प्लास्टिक पोल्यूशन की बात कर लेते हैं। एक्सेस यूज ऑफ प्लास्टिक हार्म्स। जब ज्यादा से ज्यादा भाई तुम प्लास्टिक का यूज करोगे तो वो किसको हार्म करता है? एनिमल्स को हार्म करता है, मेराइन लाइफ को हार्म करता है और सॉइल को हार्म करता है भाई। सॉइल में प्लास्टिक डिग्रेड होने के लिए भाई हजारों साल लग जाते हैं, ठीक है। एंड द थिंग इज, तुमने बहुत सारे देखे होंगे कि जो रोड पे गाय बैल होती है भाई, वो प्लास्टिक एनिमल्स जितने भी होते हैं भाई, वो प्लास्टिक या गंदी चीजें खा रहे होते हैं, ठीक है। द थिंग इज, उसके कारण भी भाई प्लास्टिक पोल्यूशन भी तुम देख लो कि कितना हार्म कर रहा है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट आता है ओजोन लेयर डिप्लीशन। अब ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या कहता है? द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स यू अस फ्रॉम हार्मफुल रेस। अब ओजोन लेयर क्या करता है? हमें किससे प्रोटेक्ट करता है? हार्मफुल रेस से, ठीक है। केमिकल लाइक सीएफसी। अब सीएफसी कहां पे मिलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर्स देख लेते हैं। फ्लड्स, ड्रॉट्स, साइक्लोन्स एंड अर्थक्वेक अफेक्ट इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ। अब नेचुरल डिजास्टर भी अफेक्ट करते हैं, कैसे इफेक्ट, कौन कौन इफेक्ट करता है? जैसे कि फ्लड्स, ड्रॉट्स और साइक्लोन्स। नेक्स्ट देख लो भाई, फॉरेस्ट फायर्स। ये भी भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के टाइम पे, ठीक है। बिकॉज तुम लोगों ने सुना होगा कि न्यूज चैनल में भी कि फॉरेस्ट फायर, अब यहाँ फॉरेस्ट फायर हो गया, और हमारे जेएंडके में भी भाई बहुत बार फॉरेस्ट फायर होता है, ठीक है, उधमपुर के एरिया में, ठीक है। इसको भी याद रखना, फॉरेस्ट फायर को तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि कौन कौन से रीजन है, उसमें फॉरेस्ट फायर भी एक ऑप्शन हो सकता है। लार्ज अनकंट्रोल्ड फायर्स इन फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ एंड इंक्रीज एयर पोल्यूशन, ठीक है। अब आ जाओ भाई, ये लास्ट है 3 टॉपिक्स, ठीक है, लास्ट 3 इश्यूज हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन इंपैक्ट। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंपैक्ट क्या है?
रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीजेस पोल्यूशन एंड रिसोर्स यूज। अब तुमने देखा होगा कि अब कहीं नई भी इंडस्ट्री हो, वहां पे भी इंडस्ट्री लगाई जा रही है, उससे हो क्या रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, वाटर पोल्यूशन कर रहे हैं, वो एयर पोल्यूशन हो रहा है, रिसोर्स का भी एक जल्दी से रिसोर्स खत्म हो रहे हैं, एक्सटेंट हो रहे हैं, ठीक है। अर्बनाइजेशन, अब हर किसी को भाई अर्बन बनना है, ठीक है, रूरल में किसी को रहना नहीं है, गांव में किसी को रहना नहीं है, सबको कहाँ जाना है, शहर जाना है भाई हमें। रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज, सिटीज की भाई रैपिड ग्रोथ हो रही है, सिटीज में मतलब डेंसिटी इतनी ज्यादा हो गई है कि मतलब एक कमरे में भाई 10-10 लोग रह रहे हैं, 4-4 लोग रह रहे हैं एक एक घर में, ठीक है। रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज लीड्स टू ट्रैफिक, और ट्रैफिक बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन ज्यादा हो रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, और लॉस ऑफ ग्रीन एरियाज हो रही है, ठीक है। वाटर स्कार्सिटी भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट इशू है सबसे ज्यादा ये आज के टाइम पे। शॉर्टेज ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर ड्यू टू ओवर यूज एंड पोल्यूशन। अब मुझे एक चीज बताओ, मतलब डे बाय डे जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है उसकी शॉर्टेज हो रही है या नहीं हो रही है? तुम लोग मुझे एक चीज बताना कि जब पानी है ना, पहले पहले होता था पानी तुम्हारे घर पे हर रोज आता था, ठीक है, क्या होता है कभी एक दिन पानी आ रहा है, एक दिन छोड़ के पानी आ रहा है, तुम एक चीज सोच रहे हो मतलब कि शॉर्टेज कितनी बढ़ रही है भाई क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की, स्टिल आज के टाइम पे। और आने वाले टाइम पे भाई क्या होगा कि वो टाइम दूर नहीं है भाई, बिस्लरी 20 रुपए की आती है ना पानी की बोतल, 40 से 50 रुपए की हो जाएगी, तभी कहा जाता है सेव वाटर, ठीक है। तो ये थे भाई कुछ जनरल इश्यूज, ठीक है, पहला टॉपिक। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट आता है क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इकोलॉजी। अब उस इकोलॉजी पे क्या इंपैक्ट है आइए देखते हैं, कैसे कैसे इंपैक्ट है। लो भाई सबसे पहले स्लाइड बताता हूँ, स्लाइड कैसी है। क्लाइमेट चेंज एंड इंपैक्ट ऑन इकोलॉजी, ठीक है, एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इकोलॉजी, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के कारण इकोलॉजी पे भाई क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ठीक है, बैलेंस बिगड़ रहा है, हेल्थ खराब हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग कॉज हो रही है, हैबिटेट का लॉस हो रहा है, और इंडस्ट्रियल इंपैक्ट बढ़ रहा है, ठीक है। पढ़ते हैं भाई क्लाइमेट चेंज होता क्या। क्लाइमेट चेंज हम ऊपर भी बढ़ के आ रहे हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज में, अब यहाँ भी देख लेते हैं। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंजेस, भाई लॉन्ग टर्म चेंजेस क्लाइमेट में हो, ठीक है, इन टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड पैटर्न्स एंड सीजन ऑफ अर्थ, ये कहलाता है क्लाइमेट चेंज, ठीक है। मेन इसके कॉज क्या है, फॉसिल फ्यूल्स बर्न हो रहे हैं भाई, डिफोरेस्टेशन हो रहे हैं, और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बहुत बढ़ गया भाई, ठीक है। पॉपुलेशन भी हालांकि ये कॉज है, बट द थिंग इज ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। दीज एक्टिविटीज, अब कौन सी एक्टिविटीज, फॉसिल फ्यूल्स का चलाना, डिफोरेस्टेशन कॉज करना, और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ठीक है, ये क्या कॉज करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो हीट है उसको ट्रैप कर लेती है और तुम्हारी अर्थ को और गर्म बना देती है, ठीक है। भाई ये देखना कैसा है, ये ग्रीन हाउस गैसेस मैंने ये बना रखी है, तुम भाई मुझे बड़ी ये बताना है कि डायग्राम कैसी बना रखी है ये तुम्हारा पूरा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। ये CO2 यहाँ से निकल रही है, ठीक है, ये मतलब ऊपर जाके एक कैसे लेयर बना देती है, जिसके कारण क्या होता है गर्मी अंदर ही रह जाती है, ठीक है बड़ी। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट आता है इकोलॉजी क्या होती है। इकोलॉजी क्या होती है पढ़ के आ रहे हो तुम, मैंने तभी तुम्हें भाई ऊपर भी एक चीज पढ़ा दी थी इकोलॉजी, ताकि तुम्हें क्लास मतलब इंटरेस्टिंग लगे और इजी लगे, ठीक है। इकोलॉजी क्या होती है, इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ लिविंग बींग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड द एनवायरनमेंट, मतलब कैसे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, वही पूरा कहलाता है इकोलॉजी, ठीक है। सेम चीज डायग्राम तुम यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, वीडियो को पॉज करके। अब इसके इंपैक्ट्स क्या है, राइजिंग टेम्परेचर, मैनी स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव इन हाई टेम्परेचर। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पोलर बेयर है, ठीक है, पोलर एरियाज में रहता है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है, क्यों पिघल रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ रही हैं। ग्रीन हाउस गैसेज कैसे बढ़ रही हैं, फ्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्पीशीज ऐसे होते हैं कि जो मतलब हाई टेम्परेचर में नहीं रह सकते, ठीक है, वो क्या बन रहे हैं, वो एक्सटेंड बन रहे हैं, जैसे ये देख लो, ठीक है। सम माइग्रेट टू कूलर रीजन, अब जैसे फॉर एग्जांपल तुमने देखा होगा कि कुछ कुछ जो स्पीशीज है वो मतलब अपने आप को बचने के लिए कूलर रीजन में और माइग्रेट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे स्पीशीज भी होते हैं जो नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वो क्या बन जाते हैं, वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या इंपैक्ट आता है, मेल्टिंग ग्लेशियर। अब ग्लेशियर मेल्ट होता है, ठीक है। भाई एक चीज याद रखना, जितनी स्पीड से भाई ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं ना, वो दूर नहीं है दिन के सी लेवल भाई हमारा बहुत राइज हो जाएगा, सी लेवल राइज हो जाएगा, ठीक है। रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इंक्रीजेस सी लेवल, ठीक है, जितनी ज्यादा तेजी से सी लेवल्स मेल्ट हो रहे हैं, ये ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, उतनी तेजी से भाई सी लेवल हमारा बढ़ रहा है, और डैमेज क्या हो रहे हैं, कोस्टल इकोसिस्टम को बहुत डैमेज हो रहा है, ठीक है।
थर्ड इंपैक्ट देख लेते हैं, चेंज इन रेनफॉल पैटर्न्स। अब रेनफॉल पैटर्न्स में क्या हो रहा है, पहले क्या होता है, टू मच वाटर, यहाँ होगा टू मच ड्रॉट, किसी किसी जगह पे मतलब बारिशें बहुत हो रही है, कहीं कहीं मतलब सूखा बहुत हो रहा है, ठीक है। कहीं कहीं जैसे फॉर एग्जांपल फ्लड्स तो कभी बहुत आने लगे हैं, हमारे जे में भी आ गया था भाई। और कभी कभी ऐसा होता है कि ड्रॉट्स बहुत होते हैं। ये क्या इफेक्ट अफेक्ट करता है, एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है, मतलब एग्रीकल्चर कम हो पा रही है, फॉरेस्ट भी को भी अफेक्ट हो रहा है अच्छे से ये। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का भाई बहुत लॉस हो रहा है, ठीक है। कैसे, मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकम एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट। मतलब जैसी भी ये हरकतें या चीजें चल रही हैं, इसके कारण क्या हो रहा है, प्लांट्स का लॉस हो रहा है, प्लांट्स एक्सटेंट हो रहे हैं, एनिमल्स एक्सटेंट हो रहे हैं, और ये पूरा क्या डिस्टर्ब करता है, इकोसिस्टम इम्बैलेंस, ठीक है। इकोसिस्टम का जो बैलेंस है उसको पूरा ये डिस्टर्ब कर रहा है। फिफ्थ देख लेते हैं भाई, फिफ्थ आता है ओशन एसिडिफिकेशन। जी हाँ, ओशन एसिडिफिकेशन क्या हो रहा है, एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जा रही है ओशन में, ठीक है। और किसको हार्म कर रही है ये, मेराइन लाइफ और कोरल्स को। तुम्हें मैं एक चीज बताऊं, पानी के जो नीचे के जो टर्टल्स वगैरह जितने भी मेराइन एनिमल्स है ना भाई, वो पानी के ऊपर आ गए हैं। हमें खुद समझ नहीं आ रहा है कि पानी के नीचे क्या चल रहा है। तो तुम देख लोगे मतलब पानी के नीचे तक मतलब कि एसिडिफिकेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई है, ये जो पानी के नीचे जो जीव जंतु रहते थे वो ऊपर आ गए हैं। ओशंस एब्जॉर्ब CO2 मेकिंग वाटर मोर एसिडिक, ठीक है। चले आगे, एक मिनट भाई। हाँ तो भाई आ जाओ भैया भाई आगे, फिफ्थ इंपैक्ट भी पढ़ लिया, अब सिक्स देख लेते हैं। सिक्स्थ इंपैक्ट क्या कहता है, इंक्रीज इन नेचुरल डिजास्टर। अब तुमने एक चीज देखी होगी आजकल के टाइम पे भाई, नेचुरल डिजास्टर बहुत बढ़ गए हैं। हमारे चियान में फ्लड आने लगे, साइक्लोन्स बढ़ गए हैं, वाइल्ड फायर्स हो रही हैं, हीट वेव्स हो रहे हैं, फ्लड्स हो रहे हैं, ठीक है। और ये क्या डिस्ट्रॉय करते हैं, हैबिटेट को भाई अच्छे से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिस्टर्बेंस इन फूड चेन। फूड चेन में डिस्टर्बेंस हो रहा है, कैसे हो रहा है, द डिसअपियरेंस ऑफ वन स्पीशीज अफेक्ट द एंटायर फूड चेन एंड इकोसिस्टम सिस्टम स्टेबिलिटी। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये घास है, ग्रास है, ग्रीन ग्रास है, ठीक है, इसको खाती थी गोट। अब गोट को क्या खाता है, टाइगर। अब गोट ही नहीं रही इकोसिस्टम में तो टाइगर किसे खाएगा, घास तो खाएगा नहीं वो, क्या होगा, टाइगर भी एक्सटेंट हो जाएगा। टाइगर को कौन खाता था, वल्चर वगैरह, ये मतलब कि जो मर जाता था ये, ठीक है, बैक्टीरिया, ठीक है। तो थिंग क्या होगा, ये भी एक्सटेंड हो जाएंगे, ये भी एक्सटेंड हो जाएगी। तो मतलब तुम देखोगे अगर एक भी ऑर्गेनिज्म मतलब एक्सटेंट हो रहा है या अफेक्ट डिसअपियर हो रहा है ना, पूरा इकोसिस्टम खराब हो रहा है उससे, ठीक है। नेक्स्ट भाई कंक्लूजन इसका देख लेते हैं, इसका क्या कंक्लूजन क्या कहता है, क्लाइमेट चेंज अफेक्ट्स फॉरेस्ट को अफेक्ट करता है, ओशन को करता है, वाइल्ड लाइफ को करता है, और ह्यूमंस को करता है, भाई सबको अफेक्ट कर रहा है ये। हाउ टू हेल्प प्रोटेक्ट इकोलॉजी, रिड्यूसिंग पोल्यूशन को रिड्यूस करो, ठीक है। ये तो भाई हम बोलते हैं, ठीक है, पोल्यूशन को रिड्यूस करो, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, रिन्यूएबल सोर्स एनर्जी का यूज करो। भाई तुम अपने अपने पार्ट पे मतलब अपने स्टेट पे जितने भी मतलब तुम चीजें कर सकते हो पोल्यूशन को मतलब कम करने की, ठीक है, अपना जितना भी योगदान तुम दे सकते हो भाई, बेस्ट ऑफ द बेस्ट करो, ठीक है। बिकॉज प्लेनेट तुम्हारा है, किसी का नहीं है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है भाई माइनिंग एंड इट्स इफेक्ट्स। माइनिंग और उसके इफेक्ट्स रेन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ, ठीक है। आ जाओ भाई देखते हैं माइनिंग होती क्या है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, क्रशर वगैरह याद आ रहे होंगे तुम्हें, ठीक है। आइए माइनिंग पढ़ लेते हैं जल्दी से, क्या होती है माइनिंग। अब माइनिंग क्या होती है, माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मिनरल्स, मेटल्स, कोल, पेट्रोलियम एंड अदर वैल्यूएबल मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ। अर्थ से क्या, किस चीज की को रिमूव करना, निकालना, मतलब एक्सट्रैक्ट करना, एक्सट्रैक्ट। यहाँ पे रिमूविंग की जगह भाई तुम एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट अच्छा वर्ड है, एक्सट्रैक्टिंग, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करना, किस चीज को एक्सट्रैक्ट करना, मेटल्स को, मिनरल्स को, कोल, पेट्रोलियम और अदर वैल्यूएबल मटेरियल, ठीक है। एग्जांपल है जैसे कोल, आयरन, गोल्ड की माइनिंग, पेट्रोलियम की माइनिंग, ठीक है, मतलब इन सब की माइनिंग हो चलती है। अब आइए देखते हैं, अब दो तरह की भाई माइनिंग होती है, तुम्हारे सिलेबस में लिखा है माइनिंग, तो हम पढ़ेंगे माइनिंग को भी अच्छे से। माइनिंग होती है दो प्रकार की, कैसे कैसे, एक होती है सरफेस माइनिंग, एक होती है अंडरग्राउंड माइनिंग। सरफेस माइनिंग कौन सी होती है, मिनरल्स आर टेकन फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ, जो अर्थ सरफेस से मिनरल्स पाए जाए वो होते हैं सरफेस माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग मतलब डीप इनसाइड से जो मिनरल्स वगैरह जो मिलते हैं उनको कहते हैं अंडरग्राउंड माइनिंग, ठीक है। अब इफेक्ट देख लेते हैं माइनिंग के, इफेक्ट क्या पड़ते हैं इन्वायरमेंट पे।
डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट आर क्लियर फॉर माइनिंग एक्टिविटीज। अब फॉरेस्ट का किए जा रहे हैं, क्लियर करी जा रहे हैं, सेम एज इट इज अरावली, जैसे कि अरावली का, अरावली के जितने भी पहाड़ हैं उनको अगर खत्म करोगे तो मतलब वहां पे माइनिंग करनी थी, सिंपल सी बात है। क्या होना था, वाइल्ड लाइफ को लॉस होना था, ठीक है। सॉइल इरोजन, टॉप सॉइल इज रिमूव्ड मेकिंग लैंड इनफर्टाइल, मतलब सॉइल की ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको रिमूव कर देना, और सॉइल क्या होती है, इनफर्टाइल हो जाएगी अगर तुम माइनिंग कर रहे हो, सरफेस माइनिंग जिसे कहते हैं। वाटर पोल्यूशन भाई, केमिकल्स फ्रॉम माइंस मिक्सेस विद रिवर्स, केमिकल्स जितने भी होते हैं माइंस के वो मिक्स हो जाते हैं रिवर से और ग्राउंड वाटर से, और क्या कॉज कर देते हैं, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भाई, एयर पोल्यूशन, जितनी भी डस्ट और हार्मफुल गैस रिलीज होती है माइनिंग के दौरान वो क्या कॉज करती है, एयर पोल्यूशन। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, सेम चीज, वो तुम्हें पता ही है ये। और लैंड डिग्रेडेड होती है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लैंड डिग्रेडेड यानी माइनिंग लीव्स लार्ज पिट्स एंड डैमेज्ड लैंड, और उसी कारण क्या होती है, लैंड डिग्रेड हो जाती है, ठीक है, क्वालिटी लैंड की बहुत खराब हो जाती है। नेक्स्ट आता है भाई रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी क्या रहती है भाई, क्या होती है रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज दैट डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड इजीली। सन है जैसे, सोलर ने, सोलर भाई बहुत लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, बहुत लोगों के घरों पे सोलर लगा दिए जा रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। क्या हो रहा है मतलब कि सोलर से मतलब तुम इलेक्ट्रिसिटी को मतलब यूज कर पा रहे हो अच्छे से, ठीक है, कि मतलब सोलर है, अब जैसे सूरज प्रोड्यूस करता है सोलर लाइट, ठीक है, अब ये इतना तो है नहीं कि ये एग्जॉस्ट हो जाएगी, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी है ना ये। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, टाइप्स देख लेते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना, ठीक है। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी। अब नेक्स्ट कौन सी एनर्जी आती है, नेक्स्ट आती है भाई बायोमास एनर्जी। अब बायोमास क्या होता है, अब तुम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि भैया बायोमास क्या होता है, ठीक है। अब बायोमास क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, बायोमास होता है बेसिकली एनर्जी फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट कौन सी आती है, जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी कौन सी होती है, एनर्जी फ्रॉम हीट इनसाइड द अर्थ, ठीक है। चले आगे, ये कुछ एग्जांपल्स थे इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल एनर्जी के, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं भाई कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, तुम्हारे सिलेबस में मेंशन है कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसको भी हम अच्छे से पढ़ लेते हैं। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट भाई होती क्या, ये देखते हैं, पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट, एक मिनट, ये क्या लिखा है, मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट, अब यार ये क्या लिखती है इसमें टाइपिस्ट ने, मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेज, देखो भाई तुम्हें मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पे बताता हूँ। प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स है ना, ठीक है, उसको मतलब कि मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट, विदाउट हार्मिंग द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। अब क्या कहता है ये, प्रेजेंट जनरेशन की जितनी नीड्स हैं उनको मीट करना विदाउट हार्म करे, किसको हार्म किए, फ्यूचर जनरेशन की नीड को, ठीक है भाई। क्या एनकरेज करता है ये, इट एनकरेजेस वाइज यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब नेचुरल रिसोर्स का तुम वाइज यूज करो, मतलब नॉर्मल यूज करो। अब ऐसा नहीं कि मतलब तुम्हें पता लगा यहाँ पे पेट्रोलियम है, तुमने सारा का सारा पेट्रोलियम निकाल दिया वहां से, ठीक है, कोई भी तुम्हें पता लग रहा है यहाँ पे मिनरल है, सारे का सारा मिनरल ही तुमने यूज कर दिया, मतलब कि प्रेजेंट की जनरेशन के लिए, कि फ्यूचर की जनरेशन के लिए तो कुछ बचेगा नहीं फिर, ठीक है। मतलब द थिंग इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, कि विदाउट मतलब हार्मिंग, ठीक है, नॉर्मल यूज करना, ठीक है, सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर, ठीक है। ये हम किस कंटेंट्स में बात कर रहे हैं, इन्वायरमेंट के कंटेंट्स में, ठीक है। अब इसका ओरिजिन कैसे हुआ था, ओरिजिन तो वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ब्रुटलैंड रिपोर्ट बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यहाँ से इसका निकल के आया था ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और फिर 1992 में हुई थी एक अर्थ समिट, कहाँ पे हुई थी ये याद रखना भाई, 1992 की अर्थ समिट, रियो डी जेनेरियो, ठीक है। और इसका जो प्रमोट किया गया था ये कंसेप्ट किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फर्दर। अब ये तीन पिलर्स देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जल्दी से,
एक इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, दूसरा होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और तीसरा होता है सोशल डेवलपमेंट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में क्या आता है? प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वाटर, एयर, सॉइल एंड बायोडाइवर्सिटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ विदाउट हार्मिंग नेचर। ठीक है, सेम वही चीज भाई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन लिख रखी है। ठीक है, इकोनॉमिक को भी ग्रो करना है विदाउट हार्मिंग नेचर को। सोशल डेवलपमेंट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज में क्या क्या है? एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड पॉवर्टी रिडक्शन। ठीक है, अब आ जाओ भाई, प्रिंसिपल्स देख लेते हैं जल्दी से। प्रिंसिपल्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिड्यूस पोल्यूशन, प्रमोट रिसाइकलिंग एंड रीयूज। फिफ्थ आता है इंटीग्रेशनल इक्विटी। ठीक है, अब भाई एक बात याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भाई 17 गोल्स हैं। 2015 में यूनाइटेड नेशन ने इंट्रोड्यूस किए थे 17 गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, जिसको तुम एसडीजी के नाम से भी जानते हो। टारगेट क्या है इनका? 2030 तक हमें इनको अचीव करना है। ठीक है, कौन कौन से गोल्स हैं ये लिख रखे हैं भाई मैंने तुम्हारे लिए, 17 गोल्स। इनको इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इनको अपनी नोटबुक पे एज इट इज नोट डाउन कर लेना और देख पढ़ लेना। ठीक है, अब तुम्हें इससे क्वेश्चन कैसे आएगा कि तुम्हें 4 गोल्स दे देगा और कहेगा कि इनमें से बताओ कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है हमारा। ठीक है, जिसे हमने 2030 तक अचीव करना है। ठीक है, ये भी याद रखना भाई, 2015 में लाए गए थे ये यूनाइटेड नेशन की तरफ से। 2030 इनकी डेडलाइन रखी है कि 2030 तक हमें इन्हें को अचीव करना है। ठीक है, अब वो देखो 2030 तक ये अचीव होते हैं हमसे या नहीं। और ये कंक्लूजन और समरी देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बैलेंसेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या करती है? बैलेंस करके रखती है किसको? इन्वायरमेंट को, इकोनॉमी को और सोसाइटी को। क्या इंश्योर करती है? ग्रोथ विदाउट डिस्ट्रॉइंग नेचर। ठीक है, प्रोटेक्ट्स रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, जिस कॉन्टेक्स्ट को लेके हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी। अब नेक्स्ट आ दो भाई, नेक्स्ट क्या कहता है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, ये भी कहते हो तुम इसे, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। आइए पढ़ लेते हैं वहीं से भी जल्दी से। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है आइए देखते हैं। EIA is a process used to evaluate the possible environmental effects of project before it started. अब EIA क्या होता है? इन्वायरमेंटल असेसमेंट क्या होता है कि मतलब एक प्रोसेस है, किस क्या प्रोसेस है ये, कि जो हेल्प करता है कि इवेल्युएट करने में इन्वायरमेंट का इफेक्ट, किसी प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंट का इफेक्ट उसके स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, इन्वायरमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसका क्या इफेक्ट होगा, अफेक्ट नहीं, क्या इफेक्ट होगा उसके स्टार्ट करने से पहले, ये पूरा हम सबको बता देता है। उसको कहते हैं हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, कैसे बताता है ये कि जो कोई सा भी इन्वायरमेंट का प्रोजेक्ट है वो कैसे मतलब इफेक्ट करेगा एयर को, लैंड को, लोकल कम्युनिटीज को, वाइल्ड लाइफ को और वाटर को। ठीक है, उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। पर्पस क्या है इसका? EIA का प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट को, रिड्यूस करता है पोल्यूशन को, बार बार वही चीजें लिख रखी हैं ये। ठीक है, प्रोटेक्ट करता है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, इंपॉर्टेंट है। प्रमोट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और सपोर्ट करता है बेटर डिसीजन मेकिंग को। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जिनको EIA की जरूरत है। ठीक है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के मतलब फॉर एग्जांपल भाई तुमने डैम बनाना है तो तुम्हें पता तो होना चाहिए कि डैम का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, डैम्स, हाईवेज, माइनिंग प्रोजेक्ट्स, थर्मल पावर प्लांट्स और इंडस्ट्रीज एंड एयरपोर्ट्स। ठीक है भाई, अब मेन स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? मेन स्टेप्स, दो मेन स्टेप्स है इसके यहाँ पे, स्क्रीनिंग और स्कोपिंग। स्क्रीनिंग मतलब डिसाइड वेदर द प्रोजेक्ट नीड्स EIA। स्कोपिंग क्या होते हैं? आइडेंटिफाई करना कि इन्वायरमेंटल इश्यूज जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आएंगे, ठीक है, उनको एक बार आइडेंटिफाई करना। और थर्ड देख लेते हैं, थर्ड आता है इम्पैक्ट एनालिसिस। ठीक है, स्टडी करना पॉसिबल इफेक्ट्स को ऑन इन्वायरमेंट एंड पीपल। फोर्थ, पब्लिक कंसल्टेशन। पब्लिक कंसल्टेशन में क्या होता है? टेक ओपिनियन फ्रॉम लोकल कम्युनिटीज। ठीक है, लोकल कम्युनिटीज का भी एक ओपिनियन ले लेना। ठीक है, अब फिफ्थ क्या आता है? फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ होता है रिपोर्ट प्रिपरेशन। अब रिपोर्ट प्रिपरेशन में क्या होता है कि EIA की एक बेहतरीन रिपोर्ट प्रिपेयर करना और उसको फर्दर आगे सबमिट करना। ठीक है, और लास्ट में क्या होता है? लास्ट होता है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग में क्या आता है? अप्रूव होता है या रिजेक्ट होता है प्रोजेक्ट। ठीक है, अब आओ भाई नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब लास्ट स्टेप क्या होता है? मॉनिटरिंग करना, एंश्योर इन्वायरमेंटल
रूल्स आर फॉलोड आफ्टर अप्रूवल के लास्ट में क्या करते हैं? अब प्रोजेक्ट मानो कि प्रोजेक्ट हो गया अप्रूव, अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया तो बस। इसके बाद क्या होता है कि मॉनिटरिंग होती है भाई, प्रॉपर मॉनिटरिंग करी जाती है प्रोजेक्ट की, ठीक है? क्या वो इन्वायरमेंटल के रूल्स को इंश्योर कर रहा है, कहीं वो अफेक्ट तो नहीं कर रहा है उनको, ठीक है? अब ईआईए इन इंडिया के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये किस ईआईए इज गवर्नड, ये किसके अंडर आता है? इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक है? कंक्लूजन देख लो भाई, ये इंश्योर्स दैट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर इन्वायरमेंटली सेफ और सस्टेनेबल। ये इंश्योर करता है कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्वायरमेंटली सेफ है और सस्टेनेबल है, ठीक है? अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि डैम बनाने से पहले क्या किया जाता है। ये ठीक है, डैम, हाईवे, माइंस, सब कुछ, ठीक है भाई। चले आगे। अब देखते हैं भाई नेक्स्ट क्या आता है, एनिमल एंड बर्ड डाइवर्सिटी। इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से। एनिमल एंड बर्ड डाइवर्सिटी क्या होती है भाई? एनिमल और बर्ड डाइवर्सिटी आइए देखते हैं। व्हाट इज एनिमल एंड बर्ड डाइवर्सिटी, क्या होती है? एनिमल एंड बर्ड डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड बर्ड्स फाउंड इन अ रीजन ऑन अर्थ। नाम से स्पष्ट हो रहा है कि एनिमल और बर्ड डाइवर्सिटी की मतलब एक रीजन के, एक रीजन में वहां पे एनिमल्स की कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है और बर्ड्स की कितनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है? उस चीज को हम कहते हैं एनिमल एंड बर्ड डाइवर्सिटी। और ये क्या है? इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? एनिमल और बर्ड डाइवर्सिटी, ठीक है? अब नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट आता है एनिमल डाइवर्सिटी, पढ़ लेते हैं अच्छे से, क्लासिफिकेशन और एग्जांपल्स। एनिमल डाइवर्सिटी में हमें क्या क्या देखने में मिलता है? मैमल्स देखने में मिलते हैं। मैमल्स कौन कौन होते हैं? एलिफेंट, टाइगर, लायन, ठीक है? एम्फीबियन कौन? फ्रॉग। रेप्टाइल्स में स्नेक, लीजर, क्रोकोडाइल। भाई ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्रॉग भी तुम्हें पूछ लेगा, क्या फ्रॉग रेप्टाइल में गिना जाता है? फ्रॉग होता है एम्फीबियन, ठीक है? फिश, रोहू, शार्क, ठीक है? बटरफ्लाई में याद रखना, इंसेक्ट्स में याद रखना बटरफ्लाई और एंट, ठीक है? ये थी एनिमल की कुछ क्लासिफिकेशन। अब बर्ड की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। बर्ड तो वही नॉर्मल चीज है। बर्ड में हम ऐसी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है तुम्हारे सिलेबस में। ईगल, स्पैरो, पिकॉक, पैरट, पेंगुइन, ठीक है? अब भाई इसका इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि भाई इसका क्या इंपॉर्टेंस है डाइवर्सिटी का, क्या व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? ये मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस को, ठीक है? हेल्प करता है पॉलिनेशन में, ठीक है? नेक्स्ट, सपोर्ट करता है टूरिज्म और इकोनॉमी को, मेंटेन करता है फूड चेन, कंट्रोल करता है भाई पेस्ट को कंट्रोल करता है, ठीक है? अब थ्रेट देख लेते हैं डाइवर्सिटी को, क्या किस किस तरह के थ्रेट है। डिफॉरेस्टेशन, भाई डिफॉरेस्टेशन तुम जितने भी इन्वायरमेंट में पढ़ लो, डिफॉरेस्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट थ्रेट है, ठीक है? इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है? डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन और हंटिंग एंड पोचिंग ह्यूमन एक्टिविटीज में गिना जाता है। ये हंटिंग एंड पोचिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है? कंजर्वेशन मेजर्स क्या क्या लिए गए हैं भाई? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन लॉज बनाए गए हैं, नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज में अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, बैन ऑन इलीगल हंटिंग पे बैन है, और एफोरेस्टेशन को प्रमोट किया जाता है, ठीक है? कंक्लूजन देख लेते हैं जल्दी से इसका। Animal and bird diversity is essential for maintaining a healthy ecosystem and ensuring ecological balance for future generation। अब ये एनिमल और बर्ड डाइवर्सिटी एसेंशियल क्यों है? ये इसलिए एसेंशियल है कि एक हेल्दी इकोसिस्टम मेंटेन हुआ रहे और इकोलॉजिकल बैलेंस और इंश्योर हुआ रहे, किसके लिए? फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है भाई? अब नेक्स्ट आ जाओ भाई। नेक्स्ट आता है वाइल्ड लाइफ पोचिंग और कंट्रोल मेजर्स। अब अच्छे से देख लेते हैं वाइल्ड लाइफ पोचिंग और कंट्रोल मेजर्स को, आइए। सबसे पहले आती है भाई वाइल्ड लाइफ पोचिंग होती क्या है, ये देखते हैं। वाइल्ड लाइफ पोचिंग मींस इलीगल हंटिंग। भाई इलीगल हंटिंग को ही हम क्या कहते हैं? वाइल्ड लाइफ पोचिंग। वाइल्ड लाइफ की इलीगल हंटिंग को कहते हैं वाइल्ड लाइफ हंटिंग। पोचिंग कैप्चरिंग करना या किलिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, इन सबको क्या कहलाया जाता है? वाइल्ड लाइफ पोचिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं, एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन, हॉर्न्स, बोन्स, मीट फॉर इलीगल ट्रेड, ठीक है? अब नेक्स्ट देख लो भाई, सिंपल वर्ड्स में, किलिंग और ट्रैपिंग वाइल्ड एनिमल्स विदाउट परमिशन इज कॉल्ड पोचिंग, ठीक है भाई? अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि एनिमल्स को क्यों पोचिंग की जाती है एनिमल्स की। हाई डिमांड फॉर बॉडी पार्ट्स, ठीक है? इलीगल वाइल्ड लाइफ का ट्रेड किया जाता है, पॉवर्टी और लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, ट्रेडिशनल मेडिसिन डिमांड, ठीक है? और ट्रॉफी हंटिंग। अब नेक्स्ट देख लो भाई, एनिमल्स कॉमनली पोस्ट। कॉमनली कौन कौन से एनिमल की पोच की जाती है? टाइगर को की पोचिंग क्यों होती है? फॉर स्किन एंड बोन्स। एलिफेंट की क्यों होती है? फॉर एवरी टस्क, ठीक है? राइनो की क्यों होती है? हॉर्न के लिए। पेंगोलिन की क्यों होती है? स्केल्स के लिए। डियर की क्यों होती है? मीट और स्किन के लिए, ठीक है भाई?
अब देख लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ पोचिंग। क्या क्या इफेक्ट्स हैं वाइल्ड लाइफ पोचिंग के? बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। एंडेंजर्ड स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, ठीक है। फूड चेन में डिस्टर्बेंस आ जाती है भाई, तुम्हें मैंने बताया था पहले भी फूड चेन में कैसे डिस्टर्बेंस आती है। इकोलॉजिकल इंबैलेंस हो जाता है और इकोनॉमिक लॉस हो जाता है, टूरिज्म अफेक्ट हो जाता है, ठीक है भाई। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल टूरिज्म कैसे इफेक्ट होता है? तुम गए नेशनल पार्क में, ठीक है, तुम चले गए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तुम चले गए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, वहां पे तुम चले गए टाइगर देखने, अब तुम्हें टाइगर ही नहीं मिला वहां पे, फिर तुम्हारे तो पैसे वेस्ट हो गए, टूरिज्म खत्म हो जाएगा उनका, ठीक है। अब कंट्रोल मेजर्स देख लेते हैं। स्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ लॉज बनाए गए हैं, स्ट्रॉन्ग लॉस एंड पनिशेबल फॉर पोचर्स, एंटी पोचिंग पेट्रोल, प्रोटेक्ट एरियाज किए जाते हैं, कैसे कैसे नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं, टेक्नोलॉजी का यूज भी किया जाता है, ड्रोन्स किए जा यूज किए जाते हैं, जीपीएस ट्रैकिंग किया जाता है, कैमरा से भी ट्रैपिंग करी जाती है। और कैसे कंट्रोल मेजर्स लिए जाते हैं? अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाते हैं भाई कोचिंग के लिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। यानी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कैसे कि जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो कंजर्व कर में पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इन इंडिया। आइए देखते हैं वाइल्ड लाइफ इज प्रोटेक्टेड अंडर, वाइल्ड लाइफ इंडिया में वाइल्ड लाइफ किस प्रोटेक्ट एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट होती है? 1972 के एक्ट के अंदर प्रोटेक्ट होती है इंडिया में वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अब नेक्स्ट देख, इंडिया हैज मैनी नेशनल पार्क्स एंड टाइगर रिजर्व्स टू प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड स्पीशीज, ठीक है। बहुत सारे नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में और रिजर्व्स हैं किसको प्रोटेक्ट करने को? एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए, ठीक है। अब जल्दी से हम देख लेते हैं यहाँ पे कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो आओ भाई देखते हैं, कुछ 4-5 प्रोजेक्ट्स बता देता हूँ मैं तुम्हारे एग्जाम के इंपॉर्टेंट के लिए। सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट टाइगर। ये कब स्टार्ट किया था? 1973 में, ठीक है। ईयर याद रखना बस। फिर आता है प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1992 में, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रोजेक्ट राइनो। ये कब स्टार्ट हुआ था? दो 1987 में, हाँ ये ठीक है। स्नो लेपर्ड 2009 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है। प्रोजेक्ट सी टर्टल देख लेते हैं। प्रोजेक्ट सी टर्टल कब हुआ था स्टार्ट? ये स्टार्ट हुआ था 1999 में, ठीक है। और लास्ट में कौन सा हो जाता था एक प्रोजेक्ट, हाँ क्रोकोडाइल देख लो और हैंगुल देख लो। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कब स्टार्ट हुआ था? 1975 में। और लास्ट में देख लो प्रोजेक्ट हैंगुल। ये कब स्टार्ट हुआ था? 1970 में, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, इनको भैया अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। क्या पता तुम्हारे एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अब चलते हैं भाई, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आते हैं भाई लैंड यूज एंड क्लासिफिकेशन इन जे एंड के। अब लैंड यूज क्या होता है? लैंड यूज देख लेते हैं। लैंड यूज मीन्स हाउ लैंड इज यूज्ड बाय पीपल फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, बिल्डिंग्स, रोड्स एंड इंडस्ट्रीज। लैंड का किस तरह तुम यूज करते हो, ठीक है, वो कहलाता है लैंड यूज। नेक्स्ट, इन रीजन लाइक जम्मू एंड कश्मीर लैंड यूज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स माउंटेनियस टैलेंट, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे माउंटेनियस टैलेंट पाए जाते हैं, फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एग्रीकल्चर भी होता है और टूरिज्म भी है, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है फॉरेस्ट लैंड। लार्ज एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट। सबसे ज्यादा एरिया किसमें कवर्ड है? फॉरेस्ट में कवर है जम्मू एंड कश्मीर में। इंक्लूड्स रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट बैलेंस, ठीक है भाई। जे एंड के हैज सिग्निफिकेंट फॉरेस्ट कवर स्पेशली इन कश्मीर वैली एंड हिली रीजन्स, ठीक है। अब एग्रीकल्चर लैंड देख लेते हैं। लैंड यूज फॉर फार्मिंग, ठीक है। क्रॉप्स कौन कौन सी देखने मिलती है हमें यहाँ पे? राइस, व्हीट, मेज, वार्ले, ठीक है। हॉरिकल्चर में व्हीट, वॉलनट, एप्पल, आलमंड और सैफरन, ये भी याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है ये। एग्रीकल्चर इज मेजरली लाइवलीहुड सोर्स इन रूरल जे एंड के, ठीक है भाई। एग्रीकल्चर कहाँ पे? रूरल जे एंड के में है, ठीक है।
नेक्स्ट आ जाओ भाई, बैरन और अनकल्टिवेट लैंड देख लेते हैं भाई। मोस्ट ऑफ द लैंड यहाँ पे रॉकी है और माउंटेनियस रीजन में पाई जाती है। स्नो कवर्ड रीजन है मोस्टली, नॉट सुटेबल फॉर फार्मिंग, इतनी अच्छी ज्यादा फार्मिंग के लिए इतनी अच्छी नहीं है। कॉमन इन हाई अल्टीट्यूड लाइक लद्दाख, ठीक है, लद्दाख में जैसे तुम लद्दाख में चले जाओ भाई, लद्दाख में थोड़ी मिलेगी ऐसी लैंड, ठीक है, फार्मिंग वार्मिंग के लिए। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, ठीक है। तुम मुझे ऐसा एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, कैटल यूज करते हैं या हम कैटल्स यूज करते हैं? कैटल या कैटल्स, ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। जैसे एग्जाम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारा एक है, ये दो है, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना, तुम्हारा इंग्लिश का टेस्ट हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ भाई, पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, यूज फॉर ग्रेजिंग शीप एंड गोट्स, इंपॉर्टेंट फॉर गुज्जर एंड बकरवाल कम्युनिटीज, ठीक है भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं, लैंड अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज। अब कैसे कैसे नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए लैंड, रोड्स में, बिल्डिंग्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और इंडस्ट्रीज, ठीक है। अर्बन एरियाज लाइक श्रीनगर एंड जम्मू फॉल अंडर दिस कैटेगरी, याद रखना, ठीक है। अभी तो बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट फॉल करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट आती है फॉलो लैंड, फैलो लैंड। फैलो लैंड कौन सी है? लैंड लेफ्ट अनयूज्ड फॉर सम टाइम टू रिगेन फर्टिलिटी। अब कुछ ऐसी लैंड जिसको तुम छोड़ देते हो, मतलब कि मतलब उसको मतलब यूज नहीं करते हो कुछ समय के लिए, ताकि वो अपनी फर्टिलिटी को और दोबारा से रीगेन कर ले, ठीक है, उसको हम कहते हैं फैलो लैंड। अब नेक्स्ट आ दो भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ लैंड क्लासिफिकेशन। क्या क्लासिफिकेशन है, इंपॉर्टेंस है, आइए देखते हैं। हेल्प्स इन प्रॉपर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोटेक्ट करता है फॉरेस्ट को और एग्रीकल्चर लैंड को, फिर आता है सपोर्ट करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को और प्रिवेंट करता है लैंड डिग्रेडेशन को, ठीक है भाई। चलिए आगे, अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, इश्यूज देख लेते हैं लैंड यूज को लेकर J&K में। डिफोरेस्टेशन का भी एक इशू चल रहा है, अर्बन एक्सपेंशन भाई, सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज, फ्लड प्रोन एरियाज एज यू नो वेरी वेल, और क्लाइमेट चेंज का भी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, फॉरेस्ट कवर इन J&K बेस्ड ऑन FSI असेसमेंट एंड एक्सेट्रा। अब की स्टैटिस्टिक्स क्या कहते हैं, J&K हैज सीन अ स्टडी इंक्रीज इन इट्स ग्रीन कवर ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स ड्यू टू एग्रेसिव प्लांटेशन ड्राइव्स। भाई बहुत सारी प्लांटेशन ड्राइव्स के कारण J&K में मतलब कि जो फॉरेस्ट को लेके कि जो अवेयरनेस है, ये जो ग्रीन कवर है, उसमें एक इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है, ठीक है। अब टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है, तुम्हारे सामने फिगर है, ये देख सकते हो, 21,346.39 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एरिया, फॉरेस्ट कवर नियरली 48% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ यूटी। भाई टोटल मान के चलो 50% के आसपास है, ठीक है। और एक्सक्लूड कर रहा है ये एरियाज अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन, ठीक है। रिसेंट ग्रोथ देख लेते हैं, द फॉरेस्ट कवर इंक्रीज्ड बाय 83.55 स्क्वायर किलोमीटर बिटवीन द 2021 एंड 2023 असेसमेंट्स, ठीक है भाई। अब डिकेडल ग्रोथ देख लेते हैं, डिकेडल ग्रोथ यानी 10 सालों, तो ओवर द लास्ट 10 इयर्स, 2013 से लेकर 2023 तक, J&K हैज एडेड मैनी 398 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट एरिया। भाई देख सकते हो आप, इस चीज में अपनी स्टेट बेस्ट कर रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, ये पोल्यूशन है, ठीक है। लास्ट में ये मैंने गलत लिखी है यहाँ पे, लास्ट में है वाटर एयर नॉइज पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन तुम्हारे एग्जांपल में एक एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है और नॉइज पोल्यूशन है। अब देख लेते हैं वन बाय वन करके, इनको भी पढ़ लेते हैं। अब एयर पोल्यूशन क्या कहता है, आइए देखते हैं। कंटेमिनेशन ऑफ एटमॉस्फेयर बाय हार्मफुल गैसेस, डस्ट और स्मोक। एटमॉस्फेयर का कंटेमिनेशन करना कैसे, हार्मफुल गैसेस, डस्ट और स्मोक से, ठीक है, वो कहलाता है एयर पोल्यूशन। मेन कॉज क्या है, व्हीकल एग्जॉस्ट, इंडस्ट्रियल एमिशन, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, और वायर फायर्स, ठीक है। इफेक्ट्स देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज बढ़ती है इससे, क्लाइमेट चेंज होता है, एसिड रेन प्रमोट होती है ज्यादा से ज्यादा, और क्रॉप डैमेज होती है, ठीक है भाई। कंट्रोल मेजर्स क्या क्या लिए जाते हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी यूज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर पर्सनल, ठीक है। ट्री प्लांटेशन और एमिशन कंट्रोल लॉस, ठीक है भाई।
अब वाटर पोल्यूशन देख लेते हैं जल्दी से। अब वाटर पोल्यूशन में किसका कंटेमिनेशन होगा? रिवर्स का, लेक्स का और ओशंस का, और या ग्राउंड वाटर का। किससे? हार्मफुल सब्सटेंसेस को। अब हार्मफुल सब्सटेंसेस जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, सीवेज डंपिंग, ऑयल स्पिल्स और एग्रीकल्चरल केमिकल्स। इसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर है भाई, एक्वेटिक लाइफ की ज्यादा से ज्यादा डेथ हो रही है, डिजीज ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड हो रहे हैं पानी वाले, और इकोसिस्टम इम्बैलेंस हो रहा है। कंट्रोल मेजर्स क्या क्या लिए जा रहे हैं? वाटर ट्रीटमेंट, रिड्यूस किए जा रहे हैं प्लास्टिक के यूज को, सस्टेनेबल फार्मिंग की को प्रमोट किया जा रहा है, और वेटलैंड प्रोटेक्ट किए जा रहे हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना केबुल लैमजो नेशनल पार्क कहाँ पे है। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना यार, केबुल लैमजो नेशनल पार्क। क्या पता तुम्हारे एग्जाम में बड़ी यही क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो मुझे बता देना ये नेशनल पार्क कहाँ पे है। फिर नेक्स्ट आता है नॉइज पोल्यूशन। अब नॉइज पोल्यूशन पढ़ लेते हैं। एक्सेसिव और डिस्टर्बिंग साउंड दैट हार्म्स हेल्थ और इन्वायरमेंट, ठीक है। कैसे कॉज करता है? होता है ये ट्रैफिक से होता है, एयरक्राफ्ट से होता है, कंस्ट्रक्शन से होता है, फैक्ट्री से होता है और लाउड स्पीकर से होता है, ठीक है। इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं इनके? हियरिंग लॉस होती है, स्ट्रेस हो जाता है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होती है, बहुत सारे लोगों को यही, स्पेशली जेंजिस में तो भाई बहुत ज्यादा है ये स्लीप डिस्टर्बेंस, ठीक है। आधा उनका स्लीप डिस्टर्बेंस हो रखा है मोबाइल से, आधा रहता हो गया नॉइज पोल्यूशन से, ठीक है। और हार्ट की प्रॉब्लम्स भी हो जाती है, ठीक है भाई। अब इस चीज के लिए क्या कंट्रोल मेजर्स लिए गए हैं? साउंड प्रूफिंग, लिमिटिंग हॉर्न्स, ग्रीन बफर्स और एनफोर्सिंग नॉइस क्लास, ठीक है। तो ये थी भाई तुम्हारी आज की इन्वायरमेंट की क्लास। किसके लिए? फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए। ठीक है। एग्जाम से पहले भाई इस क्लास को जरूर से जरूर देके जाना। पीडीएफ एज आई हैव मेंशन तुम्हें कहाँ मिलेगी? जस्ट ग्रो जेके एसएसबी के टेलीग्राम चैनल पे। अब तुम बोलोगे इसको ज्वाइन कैसे करना है? इस टेलीग्राम ज्वाइन को चैनल को ज्वाइन करने के लिए वाईटी चैनल, ये जो चैनल है ना जस्ट ग्रो जेके एसएसबी, इसके डिस्क्रिप्शन में चले जाना, चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो की नहीं, ठीक है। वहां पे तुम्हें लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहां पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो करते हैं भाई हम इस सेशन को यहीं पे एंड। लास्ट में भाई मुझे अपना फीडबैक जरूर देना इस क्लास का, तुम्हें ये क्लास कैसी लगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, ध्यान रखो भाई लोग अपना।